Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the cardiopulmonary resuscitation, in which we will discuss about its introduction, various indication, procedures, steps, that how we can manage a patient or a victim who is suffering from a sudden cardiac collapse. So let us start with introduction. First of all, the introduction. Cardiopulmonary resuscitation is a technique of basic life support for the purpose of oxygenation to the heart, lungs and brain until and unless the appropriate medical treatment can arrive and restore the normal cardiopulmonary function. तो जो हमारा CPR है वो बेसिकली एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो कि दी जाती है ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे हार्ट को, लंग्स को और ब्रेन के टिश्यूज को अनटिल एंड अनलेस जब तक हमारे पास कोई फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट आ नहीं जाता है, कोई एम्बुलेंस जो कि वेरियस इक्विपमेंट लाती है जैसे कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होते हैं, वेरियस ड्रग्स होते हैं, एयरवे इक्विपमेंट्स होते हैं, तब तक हमको सीपीआर की टेक्निक से क्या है पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करनी है. CPR is a series of steps used to establish artificial ventilation and circulation in the patient who is not breathing and has no pulse. तो CPR बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी एक स्टेप ऑफ सीरीज है जिसमें कि हम पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ चेस्ट कंप्रेशन से ब्लड का सर्कुलेशन भी कराते हैं. नाउ इंडिकेशन आर फर्दर क्लासिफाइड एज कार्डिक एंड एक्स्ट्रा कार्डिक. इन कार्डिक इस्केमिक हार्ट डिजीज, एनी हार्ट डिजीज दैट इज रिगार्डिंग ड्यू टू इस्कीमिया, वेल्वुलर डिसऑर्डर, कोई भी वेल्व्स की प्रॉब्लम हो, इज्तिमा वेल्व्स होते हैं, अगर उसमें कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज है तो उसकी वजह से सीपीआर देने की जरूरत पड़ सकती है. रप्चर्ड एओर्टा रप्चर होने की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट में हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, उसकी वजह से हमें सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी. एंड लास्ट इज कार्डियक टेम्पोनेट. सो बेसिकली कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है कि फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है सराउंडिंग द हार्ट्स और उसकी वजह से कंप्रेशन होता है और वो कंप्रेशन क्या करता है, प्रॉपरली फिलअप नहीं होने देता चैम्बर्स को. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कार्डिक. एक्स्ट्रा कार्डिक में फर्स्ट वन इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए. एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है. लास्ट इज शॉक एंड पॉइजनिंग. 2015 BLS guidelines. First one is rate. In 2010 the recommended rate was at least 100 compression per minute. जो हमारी 2010 की गाइडलाइंस थी तो उसमें जो हमारा कंप्रेशन रेट था वो 100 पर मिनट, 100 कंप्रेशंस पर मिनट था. फिर रिसेंटली जो हमारा 2015 में गाइडलाइंस अपडेट हुई तो इट रिफ्लेक्ट्स अ टारगेट कंप्रेशन रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट. तो फिर 2015 की गाइडलाइंस में उसको चेंज करके 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट कर दिया गया. एंड अबाउट द डेप्थ, the 2015 guidelines now define the target depth for adult compression to be between 2 to 2.4 inches, that is about 5 to 6 centimeters. AHA revealed that compression delivered beyond this depth may result in increased risk of resuscitation related injury. तो जो हमारी 2015 में गाइडलाइन आई उसमें जो हमारा एडल्ट कंप्रेशन डेप्थ बताया AHA ने उसको 2 से 2.4 इंचेस, दैट इज अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर. AHA ने साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर आप इससे ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा रिससिटेशन रिलेटेड इंजरीज के. सीक्वेंस, द चेंज फ्रॉम द ट्रेडिशनल ABC दैट इज एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सीक्वेंस इन 2010 टू CAV सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग सीक्वेंस वाज कंफर्म्ड इन 2015 गाइडलाइंस. तो 2010 की जो गाइडलाइंस थी उसमें सबसे पहले क्या होता था कि हम ABC पैटर्न को फॉलो करते थे. सबसे पहले हम पेशेंट में ऐसे विक्टिम में जो हमको लग रहा है कि इसमें CPR की जरूरत है तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते थे, एयरवे चेक करते थे, फिर ब्रीदिंग और फिर सर्कुलेशन. तो AHA ने इसको 2015 की गाइडलाइंस में चेंज कर दिया और उन्होंने चेंज करके बना दिया दी CAV सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग. The emphasis on early initiation of chest compression without delay for airway assessment or rescue breathing has resulted in improved outcome. एयरवे असेसमेंट और रेस्क्यू ब्रीदिंग से पहले जो चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट किया तो उससे जो रिजल्ट है
उसमें पॉजिटिव आउटकम्स यानी कि रिकवरी रेट ज्यादा होने लगा। Now last is ratio. The 2015 guidelines still recommend traditional CPR cycle of 30 chest compression to 2 rescue breaths in all age group. As before 2015 की गाइडलाइंस में भी जो हमारा रेशियो है चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ्स का वो सेम है, दैट इज अबाउट 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स। Now what are the core adult link in BCLS? Optimal outcome of CPR outside hospital would depend on certain focus link that need to be followed during CPR. अगर हम हॉस्पिटल के बाहर CPR प्रोवाइड करते हैं तो कुछ ऐसे लिंक्स हैं फोकस जिन पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से क्या है CPR हमारा वो इफेक्टिव होगा। तो वो जो 4 एसेंशियल लिंक्स हैं उनमें फर्स्ट वन है अर्ली रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन मतलब हमें पेशेंट में या विक्टिम में पहचानना है कि हाँ वाकई में इस पेशेंट को, इस पर्टिकुलर पेशेंट को सीपीआर की जरूरत है, और साथ ही साथ उसको एक्टिवेट भी कर देना है। सेकंड कोर लिंक है अर्ली हाई क्वालिटी सीपीआर, जल्द से जल्द हाई क्वालिटी का सीपीआर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है अर्ली डिफिब्रिलेशन। हमारी जो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो जब अराइव होती हैं तो साथ में एईडी लेकर के आती हैं, तो हमने क्या करना है जल्दी से जल्दी क्या करना है डिफिब्रिलेशन स्टार्ट करना है। एंड आफ्टर रेस्क्यूइंग अर्ली ट्रांसफर टू द नियर बाय हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक बार हमने पेशेंट को रिवाइव कर दिया तो उसको तुरंत आसपास के हमारे जो भी नजदीकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पे ट्रांसफर करना है। नाउ व्हेन टू प्रोवाइड सीपीआर, कब कब हम सीपीआर देंगे। यू ऑब्जर्व अ पर्सन सडनली कोलैप्सिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हमने अपने सामने किसी पेशेंट को सडनली कोलैप्स होते देखा तो उस समय देंगे। somebody is already collapsed when you saw him or her first। कोई आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपने पहले से ही किसी को वहां पे कोलैप्स देखा तो तब आप सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। यू हैव अराइव्ड एट अ सीन वेयर अ ले पर्सन इज प्रोवाइडिंग सीपीआर। आप एक ऐसी जगह पहुंचे कि जहां पे पहले से ही कोई पर्सन एक विक्टिम को क्या कर रहा है सीपीआर दे रहा है, तो आपने उसको डिनाई नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, साथ ही साथ क्या करना है उस पर्सन की हेल्प करनी है। नाउ दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ बीएलएस एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इंडिविजुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर सेफ प्लेस और इंश्योर सीन सेफ्टी। जब भी हम किसी पेशेंट को सीपीआर देते हैं या विक्टिम को सीपीआर देते हैं तो जो हमारा पहला स्टेप है तो उसमें हमने क्या करना है सीन सेफ्टी को इंश्योर करना है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे अगर सीपीआर देंगे जहां पे सीन सेफ नहीं है तो वो हमारे लिए खुद डेंजरस हो सकता है, यानी कि रेस्क्यूअर के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है सीपीआर देने से पहले सीन सेफ्टी चेक करनी है। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि विक्टिम को जो रेस्क्यूअर है वो विक्टिम को मेन हाईवे से उठा करके रोड के साइड में ले गया, ताकि क्या है जिस समय वो सीपीआर दे तो कोई व्हीकल उसको हिट ना करे। दूसरे साथ ही साथ क्या है किसी घर में अगर फायर है और पेशेंट चोक हो गया है तो फिर क्या करना है उसको उस बर्निंग एरिया से लेकर के एक तरफ ले जाना है, साइड ले जाना है। नाउ आफ्टर ensuring the safe place, after checking the scene safety, it is to check response। तो चेक रिस्पॉन्स चेक करने के लिए क्या करना है हमने हार्डली उसके शोल्डर पे टैप करना है और जोर से पूछना है कि हेलो आर यू ऑल राइट। रिस्पॉन्स चेक करने पे दो कंडीशन ऑब्जर्व होंगी। सबसे पहले या तो पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा, और अगर पेशेंट रिस्पॉन्स करता है तो ऑब्जर्व द विक्टिम रिकवरी पोजीशन एंड शिफ्ट टू दी नियरेस्ट मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी। जैसे ही आपने देखा कि पेशेंट ने आपके उस शोल्डर को टैप करने को रिस्पॉन्स किया तो आपने क्या करना है पेशेंट को एक रिकवरी पोजीशन पे लाना है, साथ ही साथ उसको जो भी आपके नियरेस्ट मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पे शिफ्ट करना है। इन केस नॉन रिस्पॉन्सिव, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपने क्या करना है शाउट फॉर हेल्प, कॉल 108 और एनी लोकल इमरजेंसी नंबर। अगर हमने देखा कि पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमने आसपास कोई अगर पर्सन है एक्स्ट्रा
तो उसको क्या करना है, बुलाना है, शाउट करना है, और साथ ही साथ 108 या जो कोई भी लोकल इमरजेंसी नंबर है उस पर कॉल करना है। नाउ आफ्टर यूजिंग मोबाइल व्हाट टू से ड्यूरिंग दी कॉल, जब आपने कॉल करी 108 पे तो आपने क्या क्या बताना है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, हमने बताना है कि मैं ये बोल रहा हूँ या ये बोल रही हूँ। आइडेंटिफाई योर लोकेशन, साथ ही साथ कहाँ से बोल रहा हूँ। टेल अबाउट दी विक्टिम कंडीशन, जो विक्टिम है उसकी कंडीशन बतानी है, जैसे कि नंबर्स ऑफ विक्टिम, कितने विक्टिम है, एज, सेक्स, कंप्लेन क्या प्रॉब्लम है, एज क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी जनरल कंडीशन, एंड नंबर ऑफ रेस्क्यूअर, जो उसको रेस्क्यू कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, आप अकेले हैं या आपके कोई साथ में और है, वो भी आपने बताना है। एश्योर हैंग ओनली व्हेन आस्क्ड टू डू सो, आपने फोन तभी रखना है जब सामने वाले ने पूरी बात सुन ली है और उसने बोल दिया कि वो जल्द से जल्द आपके पास मेडिकल फैसिलिटी लेके पहुंच रहे हैं। नाउ असेसिंग पल्स एंड ब्रीदिंग, अब हमने क्या करना है, पल्स को और ब्रीदिंग को असेस करना है। फील फॉर कैरोटिड पल्स, हमने कैरोटिड पल्स को फील करना है, कैसे, लोकेट थायराइड प्रोमिनेंस एंड ट्रेकिया यूजिंग 2 फिंगर, हमने थायराइड प्रोमिनेंस और ट्रेकिया को लोकेट करना है। स्लाइड इनटू ग्रूव बिटवीन ट्रेकिया एंड नेक मसल, तो हमने क्या करना है, 2 फिंगर्स को यूज करके ग्रूव को फील करना है, ग्रूव को ढूंढना है बिटवीन दी ट्रेकिया एंड नेक मसल्स। पैल्पेट फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, हमने कम से कम 5 एंड नॉट मोर देन 10 सेकेंड तक क्या करना है, कैरोटिड पल्स को पैल्पेट करना है, फील करना है। एंड चांट 1001, 1002, 1003 इस तरीके से, ताकि आपको क्या है, समय कितना लग रहा है ये मेमोराइज रहे, क्योंकि हमने कम से कम 5 सेकेंड एंड नॉट मोर देन 10 सेकेंड। साइमल्टेनियसली स्कैन चेस्ट, स्कैन एब्डोमेन फॉर ब्रीदिंग, तो साथ ही साथ हमने क्या करना है, चेस्ट और एब्डोमेन को ऑब्जर्व करना है कि वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रहे हैं। नाउ 3 कंडीशन निकल के आएंगी मेनली जब आप ब्रीदिंग चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज नॉर्मल ब्रीदिंग विद डेफिनेट कैरोटिड पल्स, ब्रीदिंग भी नॉर्मल रहेगी और आपको पल्स भी फील होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, रिकवरी पोजीशन, रीअसेस एवरी 2 मिनट, रिकवरी पोजीशन पे लाना है पेशेंट को और हर 2 मिनट पे फिर से रीअसेस करना है। सेकंड इज एबनॉर्मल और नो ब्रीदिंग विद डेफिनेट कैरोटिड पल्स, इसका मतलब है आप कैरोटिड पल्स तो फील कर रहे हैं लेकिन विक्टिम में ब्रीदिंग नहीं है, या फिर अगर प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मल है। तो इस केसेस में प्रोवाइड 1 ब्रीथ एवरी 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड में आपने क्या करना है, एक ब्रीथ प्रोवाइड करनी है। एंड रीअसेस आफ्टर एवरी 2 मिनट, और हर 2 मिनट के बाद फिर से आपने कैरोटिड पल्स और ब्रीदिंग को असेस करना है। एंड लास्ट कंडीशन है एबनॉर्मल और नो ब्रीदिंग विदाउट डेफिनेट कैरोटिड पल्स, यानी कि पेशेंट को आपने असेस किया और आपने उसमें ना तो कैरोटिड पल्स फील करी और साथ ही साथ देयर इज एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, स्टार्ट साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन इन 2 ब्रीथ्स, आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रीथ की साइकिल को स्टार्ट करना है। नाउ अबाउट चेस्ट कंप्रेशन, व्हाट इज द इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन, हम कब कहेंगे कि जो चेस्ट कंप्रेशन हम दे रहे हैं वो इफेक्टिव है, या किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड रहेगा। नंबर 1 इज रेस्क्यूअर पोजीशन, रेस्क्यूअर की पोजीशन पे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट, किस जगह आपने अपने हैंड प्लेस करने हैं, उस साइट के आइडेंटिफिकेशन को प्रॉपरली देखना है। प्लेसमेंट ऑफ हैंड, किस तरीके से आपने ओवर द चेस्ट अपने हैंड्स को प्लेस किया है। एंड प्रोसेस ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन की क्या प्रोसेस है। फॉर इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन शिफ्ट द विक्टिम टू अ हार्ड सरफेस इफ नॉट ऑलरेडी ऑन दी हार्ड सरफेस, अगर पेशेंट आपने चेस्ट इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन देना है तो आपने क्या करना है, पेशेंट को हार्ड सरफेस पे शिफ्ट करना है अगर पेशेंट उस सरफेस पे नहीं है। नाउ chest compression and how to identification the site. Identify the lower end of the Ziffert process, that is breastbone. Keep 2 finger above the Ziffert process and keep your heel of the hand above it.
आप पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने क्या करना है, लोएस्ट एंड ऑफ द ज़ेफर्ड प्रोसेस पे उससे 2 फिंगर्स अबव पे अपनी हील को प्लेस करना है। कीप हील ऑफ हैंड 2 फिंगर्स अबव द ज़ेफर्ड प्रोसेस एंड कीप अदर हील ऑफ द हैंड अबव द फर्स्ट वन एंड इंटरलॉक द फिंगर्स। तो हमने एक हाथ प्लेस करना है, एक हाथ की हील को प्लेस करना है और उसके बाद क्या है, दूसरे हाथ की हील को अबव द फर्स्ट हैंड प्लेस करके फिंगर को इंटरलॉक करना है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। तो चेस्ट कंप्रेशन की प्रोसेस में आपने प्रॉपर जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, एल्बो मस्ट बी स्ट्रेट, आपके एल्बो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। शोल्डर अबव द विक्टिम्स चेस्ट, शोल्डर जो है वो विक्टिम्स की चेस्ट के ऊपर होने चाहिए। एंड फिंगर्स मस्ट बी इंटरलॉक, और जो फिंगर्स है वो इंटरलॉक होनी चाहिए। नाउ कंप्रेस चेस्ट एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर बट नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। कम से कम 5 सेंटीमीटर की आपने क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है और नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। कंप्रेस चेस्ट एट द स्पीड ऑफ 120 टाइम्स पर मिनट। रेट है हमारा वो कितना होना चाहिए, 120 टाइम्स पर मिनट। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल बिटवीन कंप्रेशन विदाउट लिफ्टिंग हैंड फ्रॉम दी चेस्ट। जो हमने जब हम कंप्रेशर कर रहे हैं तो हमने रिफिलिंग के लिए भी टाइम देना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल प्रोवाइड करनी है विदाउट लिफ्टिंग दी हैंड। डू नॉट स्टॉप चेस्ट कंप्रेशन अननेसेसरली। हमने बार बार क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन को स्टॉप नहीं करना है। अगर हमने इफेक्टिव सीपीआर, हाईली इफेक्टिव सीपीआर देना है तो हमने चेस्ट कंप्रेशन को स्टॉप नहीं करना है। चांट लाउडली 1 2 3 4 ऐसा करके हमने क्या करना है, जोर जोर से चिल्लाना है ताकि हम मेमोराइज कर सके कि हम कितने कंप्रेशन दे चुके हैं। इफ मोर देन 1 पर्सन इंटरचेंज आफ्टर एवरी 5 साइकिल। अगर वहां पे 2 रेस्क्यूअर है तो क्या करना है, हमने पोजीशन को चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा सीपीआर है वो एक क्या है, एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। नाउ एयरवे ओपनिंग। तो एयरवे ओपनिंग में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड को टिल्ट करना है और चिन को लिफ्ट करना है। आप पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं किस तरीके से हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट किया जा रहा है। सर्वाइकल, सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर में आप हेड को टिल्ट नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन या ऐसे केसेस में अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर विक्टिम में सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है तो हम उसमें क्या है, हेड को टिल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फर्दर इंजरी हो सकती है स्पाइनल नर्व्स को। इस तरीके से क्या है, अगर हमारे पास मास्क अवेलेबल होगा तो हम माउथ टू मास्क ब्रीथ दे सकते हैं। नाउ ब्रीथ्स, 2 ब्रीथ देनी है हमने पेशेंट को आफ्टर 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड ईच ब्रीथ ओवर 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड पॉज आफ्टर फर्स्ट ब्रीथ। तो 2 ब्रीथ देनी है हमने हर 1 सेकेंड की, और हर एक ब्रीथ के बाद क्या करना है, 1 सेकेंड का पॉज देना है। माउथ टू माउथ बाय यूजिंग बैरियर डिवाइस और माउथ टू मास्क और यूजिंग बैग एंड मास्क। तो हम 3 तरीके से हम ब्रीथ प्रोवाइड करा सकते हैं। नंबर 1 है माउथ टू माउथ, बैरियर डिवाइस को यूज करके वेरियस बैरियर डिवाइसेस आती हैं जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। माउथ टू मास्क अभी पिछली स्लाइड में हमने दिखाया था, और साथ में क्या है, बैग एंड मास्क इफ अवेलेबल। नाउ एंड पॉइंट इज विजिबल चेस्ट राइज एंड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रेथ। तो क्या करना है, जिस समय हम चेस्ट ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे उससे हमने क्या करना है, चेस्ट राइज को देखना है, ऑब्जर्व करना है, और साथ ही साथ हमने क्या करना है, एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रीथ देनी है। नाउ आफ्टर गिविंग 5 साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स, आपके पास 2 कंडीशन आएंगी। फर्स्ट वन इज या तो पल्स प्रेजेंट होगी, और उस केसेस में आप क्या करेंगे, फिर से एक ब्रीथ हर 5 सेकंड में और हर 2 सेकंड बाद रीअसेस करेंगे। और इन केस अगर पल्स एब्सेंट होगी तो फिर से आप क्या करेंगे, 5 साइकिल्स को रिपीट करेंगे। और आपने ये साइकिल्स तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक डिफिब्रिलेटर या एईडी नहीं आ जाता है। फर्दर आपके पास मेडिकल सप्लाई या फैसिलिटी आपके पास नहीं आती है, तब तक आपने क्या करना है, सीपीआर की इन साइकिल्स को बार बार रिपीट करना है। नाउ व्हाट इज हाई क्वालिटी सीपीआर। हम किस समय कहेंगे कि ये जो सीपीआर है ये हाई क्वालिटी का है। फर्स्ट इज कीप कंप्रेशन रेट ऑफ एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट फॉर ऑल पर्सन्स।
वैसे जो हमारा इस समय गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमने क्या करना है 100 कंप्रेशन पर मिनट रखने हैं। कीप कंप्रेशन डेप्थ ऑफ बिटवीन 2 to 2.4 inches for adult and children and about 1.5 inches for infants। जो हमने कंप्रेशन का डेप्थ है वो हमने क्या रखना है 2 से 2.4 इंचेस के बीच में अडल्ट और चिल्ड्रन के लिए, एंड फॉर इन्फेंट 1.5 इंचेस। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल आफ्टर ईच कंप्रेशन। हर एक कंप्रेशन के बाद क्या करना है चेस्ट रिकॉइल के लिए टाइम देना है। नाउ मिनिमाइज इंटरप्शन इन सीपीआर। जो इंटरप्शन है बीच बीच में जो हम स्टॉप कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना है, एक्सेप्ट टू द यूज ऑफ एन एईडी और टू चेंज रेस्पियर पोजीशन। तो जिस समय हम एईडी कर रहे हैं उसका डिफिब्रिलेटर का यूज कर रहे हैं उस समय हमने सीपीआर नहीं देना है, और जिस समय हम क्या कर रहे हैं पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। डू नॉट ओवर वेंटिलेट, ओवर वेंटिलेट नहीं करना है पेशेंट। नाउ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दी सीपीआर स्टेप्स। जो हमने अभी पीछे क्लिप्स में देखा, पिक्चर्स में देखा, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। चेक फॉर द कैरोटिड पल्स ऑन द साइड ऑफ द नेक। कीप इन माइंड नॉट टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू फील फॉलो पल्स फॉर मोर देन 10 सेकेंड। कैरोटिड पल्स को चेक करना है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। इफ़ यू आर नॉट श्योर यू फील अ पल्स बिगिन सीपीआर। अगर आप श्योर नहीं है कि आपने वाकई में जो पल्स है उसको फील किया है, उस कंडीशन में आपने क्या करना है सीपीआर स्टार्ट कर देना है विद अ साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स। यूज द हील ऑफ वन हैंड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। जो अपने हैंड का हील यूज करना है उसको लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में प्लेस करना है। पुट योर अनदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड। जो हमारा दूसरा हाथ है उसको अपने क्या करना है पहले हाथ के टॉप पे रख देना है और फिंगर्स को इंटरलॉक कर देना है। स्ट्रेटन योर आर्म्स एंड प्रेस स्ट्रेट डाउन। हाथ को सीधे करना है अपने आर्म्स को और क्या करना है तेज तेज प्रेस करना है। कंप्रेशन शुड बी एटलीस्ट 2 इंचेस। कम से कम कंप्रेशन जो होना चाहिए वो 2 इंचेस होना चाहिए, एंड एट द रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। Be sure that between each compression you completely stop pressing on the chest and allow the chest wall to return to its normal position। हमने एक चीज को ध्यान देना है कि जिस समय हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो उस समय हमने क्या करना है चेस्ट वॉल को रिटर्न होने का भी टाइम देना है, जिससे कि क्या है रिफिलिंग होगी चैम्बर्स की। After 30 compression, stop compression and open the airway by tilting the head and lifting the chin। हर 30 compression के बाद हमने क्या करना है एयरवे को ओपन करना है बाय टिल्टिंग द हेड एंड लिफ्टिंग द चिन। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट को यूज करके हमने एयरवे को ओपन करके ब्रीथ प्रोवाइड करनी। पुट योर हैंड ऑन द पर्सन्स फॉरहेड एंड टिल्ट द हेड बैक। विक्टिम के फॉरहेड पे हमने अपना हैंड प्लेस करना है और हेड को टिल्ट करना है। लिफ्ट द पर्सन्स जॉ बाय प्लेसिंग योर इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर ऑन द लोअर जॉ एंड लिफ्ट अप। जब हमने चिन लिफ्ट करना है तो उसके लिए हमने विक्टिम के जॉ को लिफ्ट करना है बाय यूजिंग इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। डू नॉट परफॉर्म हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर इफ यू सस्पेक्ट द पर्सन मे हैव अ नेक इंजरी। इन दैट केस द जॉ थ्रस्ट इज यूज। अगर हमको ये सस्पेक्ट है कि पेशेंट को पर्टिकुलरली जो सर्वाइकल या नेक इंजरी है वो हो सकती है, तो उस केस में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर को यूज नहीं करेंगे, उसमें हम उस पेशेंट को पर्टिकुलरली जॉ थ्रस्ट देंगे। फॉर द जॉ थ्रस्ट मैनूवर ग्रैब्स द एंगल ऑफ द लोअर जॉ एंड लिफ्ट इट विद बोथ हैंड्स, वन ऑन ईच साइड एंड मूविंग द जॉ फॉरवर्ड। अब जब हम जॉ एंड थ्रस्ट मैनूवर यूज करेंगे तो उसमें हम जो हमारे लोअर जॉ हैं उसके एंगल को ग्रैब्स करेंगे और दोनों हाथ से क्या करेंगे उसको लिफ्ट करेंगे। गिव अ ब्रीथ while watching the chest rise. Repeat while giving a second breath. Breath should be delivered over 1 second. जिस समय हम रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रीथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने चेस्ट के राइज को देखना है और हर एक ब्रीथ को डिलीवर करने में 1 सेकंड का टाइम लेना है। रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन
Switch quickly between compression and rescue breathe to minimize interruption in chest compression. और ब्रीथ देने के बाद फिर से हमने क्या करना है, साइकिल को रिपीट करना है, चेस्ट कंप्रेशन को फिर से रिज्यूम कर देना है. If victim start to breathe normally, place in recovery position. जब पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ करने लगता है, कैरोटिड पल्स आ चुकी है, ब्रीदिंग कर रहा है, तो फिर हमने उसकी रिकवरी पोजीशन बना देनी है. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन. अब चेस्ट कंप्रेशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज रिब फ्रैक्चर्स. रिब फ्रैक्चर्स हो सकती हैं. फ्रैक्चर स्टर्नम, स्टर्नम में फ्रैक्चर हो सकता है. न्यूमोथोरेक्स एंड हीमोथोरेक्स. हीमोथोरेक्स में बेसिकली क्या होता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है विद इन दी प्लूरल कैविटी. लंग कंट्यूजन, लंग्स में इंजरी होगी, ब्लीडिंग अकर होगी. एंड लास्ट इज लिवर लेसरेशन, लिवर में इंजरी हो जाएगी, कट्स लग जाएंगी. थैंक यू.